गौमूत्र एक दिव्य रसायन है, एक अद्भुत तरल है। वैसे तो गाय के जितने भी पदार्थ हैं वो सब अद्भुत हैं, एक से एक विशिष्ट गुणों से संपन्न हैं और अपना विशेष प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। इसीलिए गाय के इन पदार्थों की बहुत उपयोगिता, बहुत महत्वता मानी गई है। चाहे उसकी शुरुआत हम दूध से करें, दही से करें, छाछ से करें, मक्खन से करें, घी से करें या फिर गाय के मूत्र और गोबर से करें, इनमें एक से एक अद्भुत गुण हैं। मैं बात यदि गाय के मूत्र की करूं तो मूत्र में भी एक से एक अद्भुत गुण है। वो मनुष्य के ऊपर और हमारी जो वनस्पतियां हैं उनके ऊपर एक समान प्रभाव डालता है। गाय के मूत्र में ऐसे दिव्य रसायन रहते हैं, ऐसे हजारों तरह के उपयोगी केमिकल पाए गए हैं जो अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाते हैं। गाय के मूत्र में 21 तरीके के तो रसायन, ऐसे एंजाइम पाए गए हैं जो कई तरह की प्रक्रियाओं को या तो तीव्र कर देते हैं या फिर कई हानिकारक प्रक्रियाओं को एक रोक देते हैं। गाय के मूत्र में कई तरह के उपयोगी हार्मोन्स की विद्यमानता पाई गई है, खास करके तब जब या तो आपकी गाय ग्रोथिंग पीरियड में हो, लैक्टेशन पीरियड में हो या प्रेगनेंसी में हो, लेकिन उनकी उपयोगिता सामान्यतः हमारे लिए नहीं है, वो कुछ विशिष्ट स्थितियों में उपयोग करने के लिए है। ठीक इसी तरह यदि आपके पास वृद्ध गाय हैं, बूढ़े बैल हैं या फिर नंदी हैं तो उनके मूत्र की उपयोगिता और बढ़ जाती है। पहले तो इनकी उपयोगिता यही बढ़ जाती है कि उसमें नाइट्रोजन वाले पदार्थों की दर अधिक रहती है, अमोनिया की परसेंटेज उसमें ज़्यादा रहती है, इसलिए उसमें तीव्र गंध भी आती है और इस गंध से बहुत सारे कीट पतंग दूर भाग जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी गाय के मूत्र में और भी बहुत सारे रसायन हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है गाय के मूत्र में 3 तरह से ज़्यादा तो बायोहेंसर पाए गए हैं। बायोहेंसर ऐसे पदार्थ, ऐसे रसायन होते हैं जो किसी भी पदार्थ की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे आप गौमूत्र के साथ में कोई आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हो, प्रयोग करते हो, तो उस दवा की प्रभावशीलता पर बढ़ जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में हजारों सालों से कैरियर के रूप में, एक दवा सहायक के रूप में गाय की दूध का प्रयोग होता रहा है, शहद का प्रयोग होता रहा है और गाय मूत्र का प्रयोग होता रहा है। दूध का प्रयोग इसलिए होता है कि दूध में अभी तक 21 से ज़्यादा ऐसे एंजाइमों की पता चला है जो किसी भी जटिल संरचना को विखंडित करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए यदि कोई औषधि आप ले रहे हैं, और उस औषधि का खास करके मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, मैं एलोपैथिक दवा की बात नहीं करता, क्योंकि एलोपैथिक दवा तो जहर के रूप में इस तरह से तैयार की जाती है कि वो सिर्फ आपके मुंह से लेकर पेट में पहुंच जाए, मुंह से लेकर पेट तक उसको सुरक्षा प्रदान की जाती ताकि वो आपके इस हिस्से में कोई प्रतिक्रिया ना दिखाए। पेट में जाके वो क्या करे उसका कोई महत्व नहीं। इसीलिए ज़्यादातर दवाएं खाली पेट ना लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी दवाएं जब आपके पेट में पहुंचती हैं तो एक तरह से इरिटेशन पैदा करती हैं, एक तरह की तीव्र प्रतिक्रिया दिखाती हैं। इनके कारण कई लोगों को जख्म हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, छाले पड़ जाते हैं और इनके और भी दुष्प्रभाव सामने आते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के साथ में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की जो दवाएं हैं वो प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार होती हैं और उनमें प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण ही जटिल संरचनाएं रहती हैं। उन जटिल संरचनाओं को विखंडित करने का, सूक्ष्म रूप में विभाजित करने का गाय का मूत्र या गाय का दूध करता है। दूध उसको डाइजेशन के माध्यम से विखंडित करता है और गौमूत्र बायोहेंसर के रूप में अपना प्रभावशीलता दिखाता है। तो ऐसे में यदि आप गाय के मूत्र का प्रयोग किसी दवा के साथ में करते हैं तो दवा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यदि यही उपयोग हमें अपनी खेती बाड़ी में करना हो, अपनी फसलों में करना हो या फिर फलों में करना हो, तो वहाँ भी गाय का मूत्र बहुत चमत्कारी प्रभाव डालता है। गौमूत्र के प्रभाव से हम अपनी फसलों को, अपने साग सब्जियों को कई तरह की बीमारियों से सहजता से मुक्त कर सकते हैं, सहजता से उनको सुरक्षित रख सकते हैं और इससे आपकी जो फसलों की ग्रोथ है, आपकी फसलों की जो उत्पादकता है, निश्चित रूप से बढ़ती है। क्योंकि जब आपकी फसल स्वस्थ होगी तो उसमें फ्लावरिंग भी सही होगी और फ्लावरिंग सही होगी तो उसकी बालियाँ, उसके बीज, उसके सीड्स, उसके फल सब अच्छी स्थिति में निकलेंगे। इसका एक और प्रभाव है, प्रभाव ये है कि गौमूत्र में ऐसे रसायन भी हैं, ऐसे पदार्थ भी हैं जो किसी भी चीज़ की जो
जो आकार है उसमें वृद्धि करते हैं, क्योंकि गौमूत्र के अंदर कई ग्रोथ हार्मोन्स भी पाए गए हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स गाय के तो होते ही होते हैं, लेकिन इस वनस्पति का वो सेवन करती है, उस वनस्पति के ग्रोथ हार्मोन्स भी उसके गोबर में और गौमूत्र तक पहुंच जाते हैं और वो भी अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में यदि उसका प्रयोग फसलों पे किया जाता है तो फसलों की जो बीज का आकार बढ़ता है, उसके स्वाद में भी एक अंतर आ जाता है। साग सब्जियों पर यदि आप नियमित रूप से गाय के मूत्र का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो आकार है वो बढ़ता है, उनके स्वाद में परिवर्तन होता है, उनकी गंध मोहकदार बड़ी आकर्षक बन जाती है। और वैसे यदि देखा जाए, जब से हमने अप्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया है, अप्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया है, तब से हम मूल स्वाद को, मूल उस चीज़ को तो समझना जानना भूल ही गए, क्योंकि अब हमारे सामने मूल रूप में है ही नहीं। इसलिए आप दूध की लें तो दूध, आप वास्तविक दूध का स्वाद ही नहीं जानते, क्योंकि वास्तविक दूध जो प्योरीफाइड दूध है मिलता ही नहीं है। आप हर जगह से लेते हो तो मिश्रित दूध लेते हो, केमिकल आधार दूध लेते हो। हाँ, यदि आपकी अपनी कोई गाय है, आप उसको सीधे रूप में प्रयोग करते हैं तो आप वास्तविक स्वाद को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में यदि आप किसी थैली का दूध प्रयोग करेंगे, किसी जगह पे जाके दूध का सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका स्वाद अपनी गाय के दूध के स्वाद से बहुत निम्न स्तर का नज़र आएगा। हो सकता है उसमें उसको दुर्गंध भी महसूस हो जाए, हो सकता है वो उसको पूरी तरह से ना पचे। क्यों? क्योंकि आप अब अप्राकृतिक दूध पर हैं। ठीक इसी तरह साग सब्जियों के साथ, फलों के साथ भी है। हमने पिछले 30-40 सालों में अपने अधिकांश साग सब्जी, फलों और जो फसलें हैं उनके स्वाद को अपने से अलग कर दिया है, क्योंकि चारों तरफ हाइब्रिड की। ऐसे में यदि आप वास्तविक स्वाद को, वास्तविक साग सब्जियों की अनुभूति को पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गाय के जो पदार्थ हैं उनका उपयोग करके देखिए। इनसे आपको अच्छी फसल भी मिलेगी, आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, आपकी फसल को रोगों से सुरक्षा भी मिलेगी, और जो स्वाद है, जो उनकी आकृति, रंग रूप है, उनमें भी एक विशिष्ट परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप निश्चित रूप से आप गाय के इस प्रभाव से विस्मित होंगे, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ ये समझते थे कि जो रसायन हैं, जो आधुनिक पदार्थ हैं, वही प्रभावशील हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के अपने गुण हैं, प्रकृति की अपनी संरचना है, और प्रकृति की अपनी संरचना इतनी अद्भुत है कि उसे समझने में अभी मनुष्य बहुत दूर है। मैं उदाहरण के रूप में कहूँ, हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि बुजुर्ग जो उनसे छोटे होते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप शतायु होने की कामना करते हैं कि आपकी उम्र शतायु हो। शतायु का अर्थ है 100 वर्ष हो, क्योंकि आज से कुछ दशक पहले तक हमारे यहाँ 100 साल जीने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी होती थी। 100 साल उम्र से नहीं, वो स्वस्थ रहते थे, वो पूरे होश में रहते थे, उनकी जो स्मृति थी बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन आज क्योंकि हमारे चारों तरफ 100 साल के लोग, शतायु लोग देखने को नहीं मिलते, तो स्वास्थ्य विभाग ने, हमारी जो जीव विज्ञान है, हमारा जो मेडिकल साइंस है, उसने अपने आप उम्र को घटा लिया। अब वो 60-65 के आसपास समझता है कि ये अंतिम पड़ाव है। इसलिए यदि 45 साल का कोई आदमी हो जाए, 50 का हो जाए, तो कहता तुमने तो उम्र हो ही नहीं। इसलिए हमारे मन में एक धारणा बन गई है कि 60-65 तक व्यक्ति जिंदा रहता है। लेकिन उस जो आधुनिक सोच से हम एक विकृत स्थिति में पड़ना चाह रहे हैं।